स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट वाला अपना टॉपिक करना है वो करना है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो देखो ये जो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट में आता है। आपका इम्पॉर्टेंट मैं साथ साथ आपको बताती ही जाऊँगी। वैसे क्वांटम में कुछ भी छोड़ने वाला है नहीं, बट पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स ऐसा आर्टिकल है जो आपका आगे एमएससी में भी आएगा और फर्दर अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर स्टडीज़ के लिए वैसे आपको पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर आप इसको क्लियर कर देते हो तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर यही नहीं समझ पाए तो आपको आगे बहुत दिक्कत आएगी। एमएससी में भी दिक्कत आएगी, एमएससी में भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद तो वही है कि पीएचडी वगैरह में तो ये सारे के सारे आपके पास होते ही हैं। ठीक है, तो ये जो है नेट वगैरह के लिए और एमएससी के लिए, इनके लिए बहुत ज़रूरी है आपका कॉम्पिटिटिव आगे जो आप अगर केमिस्ट्री में देते हो तो एग्ज़ाम्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इस डायग्राम के बारे में सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम का नाम क्या है मैं बता देती हूँ, पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल। ये जो है ये हमने जो बॉक्स आपका बना रखा है यहाँ पर, इसे पोटेंशियल वेल बोलते हैं। अब देखिए ये जो पोटेंशियल वेल है इसके बाहर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, इनफाइनाइट है। और पोटेंशियल वेल के अंदर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आपकी क्या है, ज़ीरो। और यहीं पर आपका क्या है, पार्टिकल है। अब डिस्टेंस यहाँ पर हमने ले लिया, कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया है, एक्स कोऑर्डिनेट लिया है हमने, पोजीशन कोऑर्डिनेट, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर ए तक आपकी मानी गई है, यहाँ पर हमने ली है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें, तो क्योंकि आपका आर्टिकल जब आप लिखोगे तब तो आपको सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। तो कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल जिसका मास क्या है, m, और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक वन डायमेंशन बॉक्स में जिसकी लेंथ क्या है आपकी a है। और इसकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये जो इसकी हाई वॉल्स हैं ये क्या है आपकी इनफाइनाइट है, ये आपकी इनफाइनाइट वॉल्स है यहाँ पर। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या बताया गया है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स है वो क्या ले ली हमने, के ले ली है। और हमने एज्यूम कर लिया है कि ये क्या है आपकी 0। के तो वैसे मान लिया है कि के है इनसाइड की, बट एज्यूम कर लिया है कि अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, 0। के क्या आपका 0 है। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो पार्टिकल है आपका, पार्टिकल जो है वो मूव कर सकता है कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक ये मूव कर सकता है। और जो आपका पार्टिकल है वो आउटसाइड अलाउड नहीं है। तो ये इसका सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट था इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन के लिए। अब हमने क्या करना है, आपका हमने यहाँ पर लेनी है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब देखिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमने यहाँ पर कौन सी लेनी है, 3D वाली नहीं लेनी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 3D वाली नहीं लेनी है, वन डायमेंशन वाली लेनी है। क्योंकि हमारा पार्टिकल किस में है, वन डायमेंशन बॉक्स में है। वन डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ही पोजिशन कोऑर्डिनेट, और वो कौन सा है, हमने एक्स लिया हुआ है। आप वाई ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, किसी के भी उस पर कॉरेस्पॉन्ड पे ले सकते हो। तो हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक्स लेकर चले हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखनी है आपकी, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो ये आपकी क्या होगी, ये मैं यहां पर इक्वेशन आपकी लिख रही हूं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो यहाँ से इक्वेशन 1 को हम डिफाइन करते हैं। तो इक्वेशन 1 में आपकी क्या क्या चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका साई है वो क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स
कोऑर्डिनेट का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेट एक ही आपका एक्स है। यहाँ पर जो ई है आपका वो क्या है, टोटल एनर्जी पार्टिकल की, और आपका वी तो आपको पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है, या तो वो ज़ीरो होगी या फिर वो इनफाइनाइट होगी। ज़ीरो कहाँ पे होगी, इनफाइनाइट कहाँ पे होगी, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो अब इसमें दो केस बनते हैं, जैसे कि आपने डायग्राम में यहाँ पर देखा कि दो केस बनते हैं। वो कौन से, जब आपका पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स होगा एंड आउटसाइड द बॉक्स होगा। तो चलो इसको करते हैं आगे। तो इनसाइड पहले आउटसाइड वाला केस करते हैं। ये आउटसाइड वाला केस है जिसमें जो आपका पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, पार्टिकल का इनफाइनाइट आपका रहता है। तो इनफाइनाइट में आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बस v की जगह क्या लगाना है, इनफाइनाइट तो लगाना आपको। और ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। इसी तरह से जब आप सेकंड केस करोगे, सेकंड केस में आपका क्या बनेगा, v में बस आपको करना है रीअरेंजमेंट। सेकंड केस लेकर चल रहे हैं, जब आपका जो पार्टिकल है वो इनसाइड द बॉक्स होगा, और v क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी आपकी। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, कुछ इस तरह से, बस ज़ीरो वाली हमने हटा दी, वी साई वाली हटा दी, तो इस तरीके से आपकी ये बन जाएगी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो क्या है, इनफाइनाइट है बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ बॉक्स, और जो इसकी साई स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी है आउटसाइड द बॉक्स, वो क्या है यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी आपकी, ठीक है, विद इन द लिमिट्स आपकी। क्योंकि हमने तो क्या बोला है कि जो पार्टिकल है आपका विद इन बाउंड्रीज आपका होगा। तो यहाँ से आपको क्या क्या पता लग रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो क्या है, इनफाइनाइट है बियॉन्ड बाउंड्री ऑफ बॉक्स। देयरफॉर जो इसका साई स्क्वायर ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स की, यहाँ पर लिख देती हूँ, आउटसाइड के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, ये तो कंडीशन है आपकी, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी आपकी। क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो पार्टिकल है वो इसके विद इन आपका होना चाहिए, और ये आपका यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो अब आपका साई क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और ये लिमिट्स आपकी डिफाइन हो गई है। एक्स कहाँ कहाँ पर लाई करता है, ज़ीरो से लेकर ए के बीच में लाई करता है आपका। एक्स क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर आपका पार्टिकल होना चाहिए। तो आउटसाइड द बॉक्स इन्फिनिटी के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। अब इसमें सेकंड पार्ट आपको क्या समझना है, जो साई है वो क्या है, इज अ मेजर ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। देयरफॉर यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो साई है हमारे पास, ठीक है, जो यहां पर लिख देती हूं, देयरफॉर साई मस्ट भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। और साई इज इक्वल टू ज़ीरो आपका कब होगा, जब एक्स आपका ज़ीरो होगा और एक्स आपका ए होगा, यानी बाउंड्री की कंडीशंस पे हमने बता दिया है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। ये हमने कहाँ की बात की है, यहाँ की बात की है कि अगर आपका एक्स पोजीशन कोऑर्डिनेट ज़ीरो है और ए है, यानी अगर हम वॉल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन पार्टिकल क्या है, ज़ीरो है। बस हमारे पास ये पता है हमें एक कंडीशन का कि जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर है, बाउंड्रीज के पास आपका नहीं है, मतलब बाउंड्रीज पर तो है ही नहीं, बस बीच में है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखे आपके कि साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और साई अगर ज़ीरो है तो वो कहाँ कहाँ पर होगा, ज़ीरो पर और ए पर, और ज़ीरो और ए क्या है, आपकी बाउंड्री कंडीशन है। ये आपका एक्स है और ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर और ये एक्स इज इक्वल टू ए पर,
यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 0 आ जाती है। तो ये क्या है आपकी बाउंड्री कंडीशंस, इनको क्या बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। एक नंबर में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करे वन डायमेंशन बॉक्स पार्टिकल के लिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो आउटसाइड की बात हो गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इनसाइड की बात करते हैं अगेन। तो हमारे पास जो इनसाइड द बॉक्स है, हमारे पास इक्वेशन क्या है आपकी, यहां पर क्या है आपका 8π² m बाय में h² ई साई इज इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन आपकी आती है इनसाइड द बॉक्स के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, आपका ये जो सारी की सारी टर्म है इसको क्या मान रहे हैं, के मान रहे हैं। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, वो भी लिख देती हूँ, सॉरी यहाँ पर तो आपको क्या लिखना है, k² साई और इज इक्वल टू क्या है आपका 0। यानी जो ये वाली टर्म आपकी ये k² के इक्वल है, k के इक्वल नहीं है। यहाँ से हमें पता लग गया कि आपके k² की वैल्यू 8π² m बाय में h² और साथ में e भी आपका आता है यहाँ पर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 है जो कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। देखिए अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो ये जो फोर्थ वाली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए मैथ्स में आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन होता है। ये तो आपको वैसे पता होनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 4 वी हैव अ जनरल सॉल्यूशन। मैं जब ये जनरल सॉल्यूशन लिखूंगी तो आपको याद आ जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है ये, कि आपका साई फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, a sin kx प्लस b cos kx के इक्वल आ जाएगा, जो कि मैंने इक्वेशन नंबर 6 का नाम इसको यहाँ पर दे दिया। अब देखियो हमने क्या करना है, आपका जो साई है ठीक है उसकी वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास क्या क्या हो सकती है, साई की वैल्यू 0 हो सकती है, और वो कब होगी, जब x आपका क्या होगा 0। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन नंबर 6 में इसको पुट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा वो देखो 0। ठीक है, यहाँ पर साई में पुट किया तो 0 आया आपका। 0 इज इक्वल टू a sin k0 प्लस b cos k0, और ये किसके इक्वल आएगा आपका, a sin 0 प्लस b cos 0 के इक्वल। और हमें पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, और ये क्या होता है 1 होता है, तो ये b। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि आपका b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, आपकी 0 आ रही है। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 7 को हमें किस में पुट करना है, आपका इक्वेशन नंबर 6 में पुट करना है। तो पुट करते हैं, तो चलो इसे भी पुट करते हैं। तो क्या आएगा आपका, 0 इज इक्वल टू a sin k a, ये आ जाएगा। अब इसे मैंने 8 इक्वेशन का नाम दे दिया है। यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन जो आई है इससे हमें कुछ कंडीशंस के बारे में पता लग रहा है। एक तो ये तो इसकी तो होगी, आपको ये तो पता लग गया। यहाँ पर जो आपके पास ये वाला सॉल्यूशन आया इक्वेशन 8 का, यहाँ से कुछ कंडीशन लगना स्टार्ट हो जाती है, जिन कंडीशंस का नाम मैं आपको बता देती हूँ। ये कंडीशंस क्या रहती हैं, एक तो होती है कि जब a 0 हो, और दूसरी क्या रहती है कि के a जो है आपका n पाई के इक्वल हो। ये दो आपकी कंडीशन मेनली रहती हैं। अगर जो आपका a इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ये क्या है आपका इनवैलिड केस आ जाता है आपका। और ये इनवैलिड क्या हो जाता है कि b तो पहले से ही 0 है आपका, यहाँ पर जो आपने प्रूव कर दिया है। और अगर आपका a भी 0 हो गया तो आपका जो साई है, ठीक है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन पार्टिकल है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयरफॉर आपका जो पार्टिकल है 0 से लेकर
ए के बीच में इनसाइड द बॉक्स, वो क्या हो जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी भी जीरो हो जाएगी। यानी ये केस क्या है, इनवैलिड है आपका, कि सॉल्यूशन ही जीरो हो गया, यानी पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता आपका। तो ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता है। इनसाइड द बॉक्स ही आपकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल जीरो होगी, और जो कि कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हमने तो बोला है कि पार्टिकल अंदर है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि पार्टिकल है ही नहीं आपका, तो ये वाला केस तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेकंड जो है आपकी, वो क्या है, ये वाली इक्वेशन है, ये क्या है आपकी एक्सेप्टेबल इक्वेशन है, क्योंकि इससे क्या आएगा, k इज इक्वल टू एन पाई बाय में a आ जाएगा, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन हो जाएगी आपकी। तो आपका जो n है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपका जीरो होगा तो आपका क्या होएगा, ये हर जगह जीरो हो जाएगा। तो अब पुट करो बस वैल्यू आप वहां पर, k की वैल्यू क्या है, n पाई बाय a है, तो बस साई में आप क्या करोगे, पुट कर दोगे अपनी ये वाली वैल्यू। कौन सी इक्वेशन में, सेवेंथ आपकी, नहीं एट्थ इक्वेशन में, यहाँ इस वाली इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो ये आएगी आपकी इक्वेशन, यहाँ लिख रही हूँ, साई इज इक्वल टू a n पाई बाई a इंटू में x, ये वाली इक्वेशन बनेगी आपकी। अब आपको क्या करना है, ये आपके साई आ गया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, साई आ गया। साई वाला केस जो था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाला, वो वहीं तक था। अब हमने क्या बतानी है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी वाले तो हमने केस बता दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपका जो एनर्जी है जो पार्टिकल की वन डायमेंशन बॉक्स में, ये बतानी है। तो चलिए ये भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इक्वेशन नंबर 5 आपको ऐसे तो याद नहीं होगी, मैं लिख देती हूँ, बट इक्वेशन नंबर 5 में क्या था आपका, k स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वेयर m e बाय में h स्क्वेयर, ये वाली आपकी क्या थी, इक्वेशन नंबर 5 थी। अब इक्वेशन नंबर 5 में आपकी क्या आ रही है, एनर्जी की बात कर रहे हैं ये। तो अब इसको क्या कर दो, बस यहाँ से इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट करो और E की वैल्यू निकाल लो। बस E की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, k स्क्वेयर h स्क्वेयर बाय में 8 पाई स्क्वेयर m, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब इसमें क्या करना है, जो हमने k की वैल्यू अभी पीछे निकाली थी ना, k की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, n पाई बाय आपके a, ये वाली निकाली थी। अब k की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर दो। तो अब आपका सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या आएगा, n स्क्वेयर h स्क्वेयर बाय में 8 m a स्क्वेयर, ये वाली आपकी टर्म आ जाएगी। और यहाँ से आपकी एनर्जी जो है पार्टिकल के वन डायमेंशन बॉक्स में, ये भी निकल गया। हमें तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी बतानी थी आपकी, ठीक है, उसके साथ हमने एनर्जी भी बताई है। तो जो प्रोबेबिलिटी थी आपकी विद इन द वॉल्स, जो हम इसकी बात कर रहे थे, ये तो आपने अब तो याद ही हो जाना चाहिए। तो जो हमने कहा था कि बाउंड्री कंडीशंस पे तो क्या है, प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, ठीक है। और इसके अंदर वाली जो हमने बतानी थी वो हमने यहाँ से बता दी है। ये वाली आपकी इक्वेशन आ गई और यहाँ से हम इस एक्सेप्टेबल वाली इक्वेशन पर पहुँच गए और ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जस्ट आपको क्या बताना, एनर्जी बताना। एनर्जी कहाँ से आ गई आपकी, जो के स्क्वायर माना था वहीं से आपकी एनर्जी आ जाती है। इसके बाद आपको क्या बताना है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन वाला नहीं पढ़ा होगा उनको भी समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या, करना कैसे है। दिस इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या लिखनी है, सबसे पहले कंडीशन लिखनी है नॉर्मलाइजेशन फॉर वेव फंक्शन साई के लिए। तो वो क्या होती है, अब तक तो याद होगी। कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a साई इंटू में साई स्टार, ये डी टाउ इज इक्वल टू 1, ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए फॉर वेव फंक्शन इन इक्वेशन नंबर 11 जो थी आपकी। अब इक्वेशन नंबर जो 11 थी आपकी वो कौन सी थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 11, साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई बाय ए इंटू में एक्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 11 थी। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ से ये बताना है कि जो साई है
और जो साई स्टार है वो दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल होने के बाद हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, 0 से लेकर a तक हमारे पास क्या आ गया, साई स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, जो ये साई की जो वैल्यू थी यहाँ पर रखनी है, अब इसको भी रख दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से a तक a स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई में a डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाली आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, ये डी टाउ हमने डी एक्स में चेंज करा है और ये चीज़ें आपको मैथ्स में बता रखी है। अब अगर इतना भी बताना पड़ेगा तो फिर मैथ्स में तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा खुद इनको सर्च करोगे आप कि आपने डी टाउ को डी एक्स में कैसे चेंज किया है, ठीक है। जब आप इसको मानोगे ना तभी आपके पास डी टाउ और डी एक्स वाला आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से कांस्टेंट अलग ले लो, तो आपके पास कांस्टेंट क्या है, a स्क्वायर 0 से लेके a तक इंटीग्रल ओवर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई में a डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हो, ये सॉल्व करने के पास जो आपके सोल्यूशन आता है ना वो आता है a/2। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी, a स्क्वायर इंटू में a और आपका 2, और ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन है, तो ये सॉल्यूशन किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, a की वैल्यू निकालनी है जस्ट, और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो a स्क्वायर a बाय में 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ से निकाल लो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/a। अब आपको पता है आपने ये वाली ली थी इक्वेशन, अब इसमें a की वैल्यू पुट कर दो। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन आपका इसके काम आता है कि आपको ये स्टार्टिंग के a की इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होती है, बस वहाँ पर रख दो। साई इज इक्वल टू √2 में a साइन n पाई बाय a इंटू में x, और ये किसके लिए है, 1 डायमेंशन पार्टिकल के लिए। ये वाला जो फैक्टर है, ये जो a कहलाया जाता है, ये नॉर्मलाइज्ड फैक्टर है आपका। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम मॉडल ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। अब इसमें जो सबसे पहला आता है आपके पास, वो आता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। काफ़ी आसान सा है ये वाला, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब इसमें हमने एनर्जी तो देखो निकाल ली थी, अभी मैंने आपको एनर्जी वाला तो आपको बताया था। एनर्जी क्या आई थी आपकी, E इज इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर बाय में 8ma स्क्वेयर, ये आई थी आपकी यहाँ पर। तो अब इसमें क्या है, जो आपका h है, जो आपका m है, जो आपका a है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके कांस्टेंट हैं यहाँ पर आपके। और जो वैल्यू ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो आपकी वैल्यू है E की, वो एक्चुअल में डिपेंड किस पर करती है, आपकी n पर करती है। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है क्योंकि h m a ये तीनों कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे कर रही है, आपकी n की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो ये जो आपका n है, यहाँ से हमें पता लगता है कि n की वैल्यू वेरी करती है, और वो क्या होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन होगी आपकी। तो ये जो 1 2 3 है, ये क्या है, एनर्जी के लेवल्स है। यहाँ से हमें पता लग गया कि एनर्जी के कुछ लेवल्स है, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसे क्या बोलते हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इसे ही बोलते हैं। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ। तो ये देखो, डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ये मैंने आपको दोबारा से क्या बनाया, पोटेंशियल वेल बनाया है, और मैंने क्या बताया है यहाँ पर कि आपकी जो आपका जो बाउंडेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक है यहाँ पर। अब हमने क्वांटाइजेशन की बात करी है, तो अगर 1 की बात करते हैं, जब हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में 1 पुट किया तो आपका क्या आ गया, ये वाला एनर्जी लेवल आ गया। जब हमने 2 पुट किया तो ये एनर्जी लेवल आया, 3 किया, 4 किया, इस तरीके से आपका यहाँ पर एनर्जी लेवल्स आते जाएंगे। अब इसे क्या बोलते हैं, जो आपका n होता है, इसे क्या बोलते हैं, आपका क्वांटम नंबर बोलते हैं। और जो आपका यहाँ से एक चीज और समझने की जरूरत है, जो एनर्जी सेपरेशन है 2 लेवल्स के बीच में, वो आप किस तरीके से बता सकते हो, del E इज इक्वल टू E टू
माइनस E1, या फिर इसको कैसे कह सकते हैं, En+1 माइनस में En, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें अगर मान लो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको लिखती हूँ तो क्या बनता है आपका, देखो h² बाय में 8m² तो आपका 8ma² तो आपका कॉमन ही है। अब लेवल्स की बात करो तो क्या आएगा, n की जगह पुट करो n+1 माइनस में n का स्क्वायर, ये आएगा। और ये किसके इक्वल आएगा आपका, ये इसके इक्वल आता है। तो दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। और आपको दो चीज़ें और पता होनी चाहिए इसके बाद ये पता होना चाहिए कि जो आपका डेल है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक तो a² के, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ से क्या समझते जा रहे हैं कि आपका जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे n की वैल्यू आपकी इंक्रीज होएगी, जो सेपरेशन है वो भी इंक्रीज होएगा। ये तो आपने डायग्राम में भी देख लिया यहाँ से कि ये सेपरेशन जो है इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो a है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। और जो आपके सारे के सारे एनर्जी हैं, ऑल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, अलाउड हो जाएगी। और वहाँ पर क्या होएगी, कोई भी क्वांटाइजेशन नहीं रहेगा। यानी अगर जो आपका a है जब इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा तो क्वांटाइजेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से बिग बॉडीज के लिए जिनका मास क्या है आपका, लार्ज है आपका, तो उनके लिए भी क्या होना चाहिए आपका, क्या होगा, जो एनर्जी लेवल्स है क्लोजली स्पेस्ड होंगे और वो क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। तो इस तरीके से आपका ये वाला फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के लिए। इसी तरह से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन में भी कुछ चीज़ें हैं, बस वो जो आपको पता होनी चाहिए वो भी बता देती हूँ। तो ये देखो, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन है। द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स इज गिवन एज साई इज इक्वल टू, वेव फंक्शन है आपका, ये किसके इक्वल आएगा, ये वन डायमेंशन के लिए आपको पता है यहाँ पर ये वाली क्या है, ए की वैल्यू है आपकी साइन एन पाई बाय ए इंटू में एक्स, ये आपकी इक्वेशन आती है। जब हमने स्ट्रिंग को टाइड कर दिया 0 से लेकर आपका ए तक, ठीक है, इस तरीके से टाइट कर दिया जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर साई आपका जो है वो 0 हो, उनको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं एक वेव फंक्शन में इनसाइड द बॉक्स। और ये आपको नोड्स का तो वैसे भी पता है, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पर कोई नोड नहीं होता। जैसे जैसे नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो n की वैल्यू वो भी इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमें पता लग रहा है, जब जैसे कि आपको पता लगा कि 1 के लिए 0 है नोड, तो नंबर ऑफ जो नोड्स हैं वो इक्वल टू किसके होंगे, n-1, क्योंकि n वाले लेवल पर तो वहाँ पर आपके नोड्स होंगे ही नहीं, एक लेवल पर आपके नोड नहीं मिलेंगे। तो टोटल नोड आपके, मान लो कि टोटल लेवल आपके n है, ठीक है, 1 से सो ऑन n तक आपके यहाँ पर एनर्जी लेवल्स हैं, En लिख दिया। और यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि नोड बताओ, तो फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल पर तो कोई नोड होता ही नहीं, बचे कितने, n-1, तो आपके नोड्स के आगे n-1। अब कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल समझाने की ज़रूरत थी, वो आर्टिकल मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो आपका यहाँ से भी मैं आपको करवा सकती हूँ। कुछ फिर भी नहीं समझ में आता है तो वही है, मैं आपके लिए हुई, आप मुझे बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। तो यहाँ पर आपका क्या आता है, जो वेव फंक्शन है आपका वो क्या हो सकता है, सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल हो सकता है आपका। तो वेव फंक्शन जिनकी ऑड वैल्यूज होती है n की, वो क्या आते हैं, जैसे साई 1 3 5, ये क्या होंगे आपके सिमेट्रिक हो गए। यानी जब आपका क्या होगा, n ऑड होगा आपका, यहाँ पर लिख लो चाहे, n जो होगा जब आपका ऑड होगा तो साई आपका क्या होगा यहाँ पर सिमेट्रिक। और ये क्या कंडीशन ओबे करेंगे कि साई x पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा, -x वाले के भी इक्वल होगा। तो आप प्लस वाला लोगे तो माइनस वाला भी उसके इक्वल होगा। अब हम E1 वाले n, अब क्या ले लिया मैंने, E1 ले लिया, तो यहाँ पर साई क्या होंगे आपके एंटी सिमेट्रिकल,
जो कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एंटी सिमेट्रिकल में एक माइनस आ जाता है, बस इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल होने के लिए आपको क्या किस फैक्टर की ज़रूरत है, एंटी सिमेट्रिकल में एक -1 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। इसके बाद आपका टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपका क्या है, देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है कि चांस किसी चीज़ के कितने हैं होने के, या फिर किसी इवेंट के होने के टोटल नंबर ऑफ इवेंट में से। तो ये प्रोबेबिलिटी है आपकी। डेंसिटी क्या है आपकी कि एक जगह पर उसकी कितनी घनत्व है एक तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट वेरियस पॉइंट्स इन बॉक्स वो क्या होगा, साई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, साई आपका क्या था, वेव फंक्शन था, साई का स्क्वायर कर दो। साई स्क्वायर ही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल। तो हमने यहाँ पर साई नहीं साई स्क्वायर इसी करके लिया है। तो साई स्क्वायर में आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी आपकी। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होती हर एक पॉइंट पर विद इन द बॉक्स। और ये किस तरीके से नहीं होते, क्योंकि इसमें बीच में नोट्स भी आते हैं आपके, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं आपके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म नहीं होती आपकी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती बिकॉज ऑफ नोट्स अवेलेबल इन द स्पेस, जहां पर हम ये यहां से लेकर यहां तक ले रहे हैं। तो देखो पार्टिकल की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कुछ पॉइंट्स पे होगी, यानी हमें ये पता लग रहा है, ठीक है। हर जगह नहीं होगी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होगी तो क्या होगी, यानी कुछ जगह पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और कुछ जगह पर कम है आपकी। तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उस पर सबसे ज़्यादा आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है एक पार्टिकल के होने की। वो किस लिए होती है कि यहाँ डायग्राम में देखो कि यहाँ पर कोई नोड है ही नहीं, कोई नोड है ही नहीं। अब ये जो वॉल्स है, हमने तो पहले कहा था कि वॉल्स के पास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है आपका, इनफाइनाइट है आपका, और पोटेंशियल आपका जीरो कहाँ है, विद इन द बॉक्स है आपका। तो विद इन द बॉक्स में आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, यानी x इज इक्वल टू a/2, यानी मैंने यहाँ पर बिल्कुल हाफ की बात की है, ठीक है। 0 से लेकर a तक है, ये a/2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बात किया है। तो यहाँ पर a/2 में ये देख लो सबसे ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, ये आपको साफ पता लग रहा है। इसी तरीके से सेकंड पर लेकर जाओ, तो सेकंड पर जब लेकर जाओगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका a/4, क्योंकि आपका a/2 पर क्या है, 0 है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, और मैक्सिमम कहाँ पर है, a/4 पर। अब ये देखो ये क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पर यही चीज़ बताएगी कि ये साई x और ये क्या है, साई -x, ये दोनों इक्वल कब होंगे, एंटी सिमेट्रिकल केस में, जब यहाँ पर एक और माइनस लग जाएगा तभी होंगे, क्योंकि ये पहले ही माइनस है यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर ये चीज़ पता लगी। इसी तरीके से आपका अगर मैं मोड लगा दूँ दोनों तरफ, ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है कि अंदर मोड के कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे मान लो यहाँ पर मोड लगा दिया, तो इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी हो वो क्या रहेगी, मोड खुलने के बाद पॉजिटिव ही रहेगी। पॉजिटिव रहेगी तो यहाँ पर वेव जो है वो हम नेगेटिव वाले पार्ट में नहीं दिखाएंगे, ऊपर वाले पार्ट में दिखाएंगे कि दोनों वेव आपकी क्या है, पॉजिटिव ही आएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, यहाँ पर ऊपर वाले में ही केस में आएगी। और ये क्या है, देखो मोड लगाकर आपका स्क्वायर किया गया है यहाँ पर। ये तो सिर्फ साई की बात थी, यहाँ पर किसकी बात की गई है, साई स्क्वायर की बात की गई है। यानी स्क्वायर करने का मतलब क्या है, जो भी नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। तो ये क्या है, ये वेव फंक्शन है पार्टिकल का 1 डायमेंशन बॉक्स में, और ये क्या आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है आपकी पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए। अब आपका एक आता है 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये डेफिनेशन मैंने लास्ट वाली क्लास से बहुत बार पूछी थी, जो कि उनको कभी याद ही नहीं हुई। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप और कर लेना। बाद में उनको हो गई थी, टेस्ट लेने के बाद हो गई थी, बट पहले जब उनको बोला था तो उनको समझ में ही नहीं आया था। तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। 0 पॉइंट एनर्जी जो है पार्टिकल की वो क्या होगी, एनर्जी पहले निकाल लो। एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय में 8m स्क्वायर। ये तो आपका पिछले वाले 1 डायमेंशन बॉक्स में ही आ गया है। तो ये क्या है, आपका जो लोवेस्ट एनर्जी होगी, लोवेस्ट क्वांटम नंबर क्या होगा आपका, n इज इक्वल टू 0। ये अलाउड ही नहीं है, ये सोचा आपने। देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 सो ऑन से लेकर चले हैं, पर n इज इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। ये अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है अलाउड, क्योंकि ये होते ही आपका जो साई है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपका वेव फंक्शन पार्टिकल वही 0 हो गया, तो अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग
पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स करो, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हमें पार्टिकल ही नहीं मिल रहा, पार्टिकल की डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही क्या है, जीरो आ रही है, यानी पार्टिकल तो है ही नहीं, तो उसको निकालने का कोई फायदा ही नहीं है। तो एनर्जी जीरो आपकी हम लेते ही नहीं है, वो अलाउड आपकी होती ही नहीं है। और ये आपका क्या होता है यहाँ पर, इससे पता लगता है इक्वेशन से। सो जो आपकी लोवेस्ट जो एन की वैल्यू होती है वो 1 होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल इज 0 पॉइंट एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी कहाँ पर आती है, एन इज इक्वल टू 1 में। यही कमी रह जाती है कि बच्चे क्या करते हैं, इतना सा पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि 0 पॉइंट एनर्जी एन इज इक्वल टू 0 वाला है, जबकि एन इज इक्वल टू 0 वाला नहीं है, ये सिर्फ केस समझाया गया है। एन इज इक्वल टू 1 वाला 0 पॉइंट एनर्जी आपका यहाँ पर बताया गया है। तो ये बस 0 पॉइंट एनर्जी इतना ही था। थोड़ा सा बोर होने लगे हो गए आप, मुझे पता है, पर ये सारे के सारे एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक ही लेक्चर में आपके सारा का सारा कवर अप हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में ना जाए, ये एक ही लेक्चर में आपका कवर अप हो जाए सारा का सारा। तो देखो अब यहाँ से आता है नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। हम पहले क्वांटाइजेशन की बात कर रहे थे, पर अगर नॉन क्वांटाइजेशन वाला केस लेकर चले एनर्जी का पार्टिकल के लिए, तो वो कौन सा आपका केस होगा वो भी देख लो। इफ द वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर रिमूव्ड, नॉन क्वांटाइजेशन वाला कौन सा होगा, जब हम ये जो वॉल्स हैं इसको अगर रिमूव कर दे तो पार्टिकल फ्री है कहीं पर भी घूमने के लिए, और ये कौन से फील्ड में चला जाता है आपका, जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फील्ड था ये खत्म हो जाता है आपका, यानी यहाँ पर जो हम ढूंढ रहे थे इतने से एरिया में वो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, हमने ये बाउंड्रीज ही जब हटा दी हैं तो ये जो आपका पार्टिकल है ये फ्री है। नो बाउंड्री कंडीशंस आर एप्लीकेबल, यानी हमने यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगा दिया, नो बाउंड्री वाली। तो जो इक्वेशन है वो जनरल सोल्यूशन आपको पता है ये वाला है जो मैंने अभी पहले आपको बताया। ए बी के जो है वो कांस्टेंट है, उनकी कुछ भी वैल्यू मतलब उनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू डायमेंशन आपकी ली जाती है। तो एनर्जी जो है पार्टिकल की वो क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई में 8m स्क्वायर। जब हम रिमूव कर देंगे वॉल्स, जो लेंथ है बॉक्स की वो क्या हो जाएगी, ए इनफाइनाइट हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था अगर ए आपका इनफाइनाइट हो जाता है तो साई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल वो भी 0 हो जाता है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन का वही वैनिश हो जाता है और पार्टिकल फ्री हो जाता है, यानी जो एनर्जी है फ्री पार्टिकल की वो क्वांटाइज नहीं है। ये नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनामिकल वेरिएबल है। अब देखो जो आपके यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये देखो साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन स्पेस। तो यहाँ पर पी एक्स डी एक्स हम किसके इक्वल ले रहे हैं, साई एक्स साई स्टार एक्स डी एक्स के इक्वल ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग। और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो जबकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की, जिसका ऑपरेटर क्या है ए, एंड जो सिस्टम होगा वो डिफाइंड किस तरीके से किया गया है कि वेव फंक्शन साई आपका किससे दिया जाएगा, ए ऑपरेटर से दिया जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए के इक्वल कैसे होगी, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आपका जो साई है वो किसके द्वारा दी जाएगी, इससे दी जाएगी, जो आपकी ए है उससे दी जाएगी। तो बस ये आपका साई के और साई स्टार के साथ आपको ये वाली चीज़ भी लगा देनी है, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। तो यही आज के लिए इतना ही था, ज़्यादा और नहीं करवा रही। वैसे तो लेक्चर मेरे को लेना था आपका 45 मिनट्स का पूरा जो आपका होता है, बट अभी के लिए इतना ही ले रही हूँ आपका। इसके बाद जस्ट आपका कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स आता है, जो कि आप खुद ट्राई करेंगे। आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा, बट ये आप करेंगे खुद ही। ये बहुत आसान टॉपिक है, जिनका सॉल्व नहीं होगा मैं उनको सॉल्यूशन भेज दूंगी, वो मुझे पर्सनली बता देंगे। बट ये वाला जो आपका सारा का सारा आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये काफ़ी आसान है। जिसने पहले वाले टॉपिक अच्छे से समझे होंगे ना, उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये सारे के सारे। तो बस इसके बाद आपका चैप्टर ना ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एक थोड़ा बहुत रह जाएगा, वो आता है आपका टू प्रूव दैट एक्सपेक्टेशन और एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वाला रह जाता है, ये वाला मैं बाद में एक बार कोई बात नहीं करवा दूंगी अपने आप से आपको। बाकी ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके
जो कैलकुलेशंस हैं ये वाले ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, ये आपको करने हैं। और बेटा आप सबको पहले ही बता दूं, थोड़ा सा सुन लो ध्यान से। अभी तक आपको असाइनमेंट किसी की नहीं मिली होगी, पर मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ असाइनमेंट बनाने के लिए। ये जो नेक्स्ट हफ्ता आ रहा है आपका, इसमें आप एक असाइनमेंट तैयार कर ले। बाद में आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, फिर आपको पता है क्या, इसकी असाइनमेंट बनानी है मैम, उसकी असाइनमेंट बनानी है, ऐसे करना है वैसे करना है, सेशनल तो आपका होगा ही। तो जो असाइनमेंट में आपको टॉपिक करने हैं ना, वो टॉपिक यही वाले करने हैं। मैं टॉपिक के नेम और डिटेल आपको सारा का सारा व्हाट्सएप कर दूंगी, और नेक्स्ट वीक का आपके पास पूरा का पूरा टाइम है। मेरे को ये जो आपकी असाइनमेंट है पहले वाली 31 अक्टूबर तक आपकी कंप्लीट चाहिए। पूरे के पूरे आपके पास 7 9 8 10 डेज आपके पास, 10 डेज का टाइम है। कल लेक्चर तो कल अपलोड होगा, तो उसके हिसाब से आपके पास 9 डेज, 8 to 9 डेज है। 8 to 9 डेज एक उसके लिए बहुत है आपके लिए, ठीक है, एक असाइनमेंट के लिए बहुत है इतना टाइम। तो ये असाइनमेंट आप अब तैयार करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स लिख कर दे दूंगी, और ये आपको समझ भी आने चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आते हैं तो समझ भी लेना साथ के साथ, बट ये आपका असाइनमेंट का होमवर्क है, असाइनमेंट नंबर 1 जो आपको कॉलेज में भी सबमिट करनी है। बट अभी के लिए सिर्फ आपको बनानी है, और 31 तक जो सबमिट करनी है वो गूगल क्लासरूम पे करनी है आपको, और कहीं नहीं करनी। तो ठीक है बेटा, आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स थी फिजिकल का, जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, वो कंप्लीट हो गया है आपका सारा का सारा यहाँ पर आज मेरी तरफ से। बाकी के टॉपिक्स तो असाइनमेंट्स में है, और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। मेन टॉपिक सब कुछ हो गया आपका। तो जो आगे हम करेंगे वो मे बी शायद फिजिकल का ही एक और चैप्टर कर लेंगे, फिर आपका नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी ऑर्गेनिक। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।